रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली गरीब सहेली। एक कॉफी कैफे में 3 सहेलियां बैठी होती हैं और अपनी बातें कर रही होती हैं। यार, यहाँ की कॉफी इतनी टेस्टी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ठीक है, फिर मत बताओ, हम दोनों पीकर ही जान लेंगे कि टेस्टी है या फिर बेकार है। मेरा भी एक सपना है कि मैं अपना एक ऐसा ही प्यारा सा कॉफी कैफे खोलूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शादी के बाद जरूर खोलना। लेकिन वो देखो, हमारी कॉफी आ गई। तीनों सहेलियां अपनी कॉफी के कप उठाती हैं और कॉफी पीने लगती हैं, जिसके बाद वो तीनों कॉफी पीकर बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही बातें करते करते ऐश्वर्या कहती है, अच्छा एक बात बताओ, कुछ समय बाद हम तीनों की शादी हो जाएगी और शादी के बाद हम तीनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या तुम दोनों मेरी दोस्ती को याद करोगी? तूने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तेरी दोस्ती को भूल जाएंगे? हम तीनों अपनी दोस्ती मरते दम तक निभाएंगे, ये हमारा वादा है। वे तीनों बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपने अपने घर कॉफी पीकर चली जाती हैं। देखते ही देखते उनकी दोस्ती को इसी प्रकार काफी समय हो जाता है और वो तीनों धीरे धीरे शादियां कर लेती हैं। शादी के बाद वो तीनों अपनी जिंदगी में सेटल हो जाती हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे की कमी बहुत महसूस होती है। हे भगवान, कहाँ गए वो दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने फिरने जाया करती थी, उनके साथ अच्छी अच्छी चीजें खाया करती थी। वो दोनों तो मुझे फोन करती ही नहीं है, मैं ही उन दोनों को फोन कर लेती हूँ। सुप्रिया ऐसा कहकर अपने कमरे में जाती है, जिसके बाद वो अपने पति से उसका फोन मांगती है। क्या मुझे अपना फोन थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मुझे अपनी दोनों सहेलियों की बहुत याद आ रही है, थोड़ी देर उनसे बात कर लूंगी तो मेरा मन शांत हो जाएगा। क्या कहा तुमने? फोन करना है तुम्हें? अरे किस आशिक को कॉल करोगी? मैं सब जानता हूँ, तुम लड़कियां शादी के बाद जब बोर हो जाती हो तो सहेलियों के नाम पर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए कभी भी मेरे फोन को छूने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नितिन ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही शादी के बाद सुप्रिया को कोई भी फोन नहीं दिखाता, जिसके चलते वह अपनी दोनों सहेलियों से बात नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास भी उसे कुछ नहीं समझती। अरे कुल्टा, क्या कर रही है तू? तुझे घर में कोई काम दिखाई नहीं देते? सुबह से घर के अंदर झाड़ू भी नहीं निकली, कर क्या रही थी तू इतनी देर से? माँ जी, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आज मुझसे घर के काम नहीं हो पाएंगे। आप मुझे दवाई दिलवा दीजिए, क्या पता दवाई खाकर मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। हाँ हाँ, सही कहा तूने। अरे मैं सब जानती हूँ, शादी के बाद लड़कियों के ये सब ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तेरे नखरे इस घर में नहीं चलेंगे, कोई दवाई वगैरह नहीं मिलेगी तुझे। कल्याणी ऐसा कहकर चली जाती है। 2 से 3 दिन तक सुप्रिया अपने कमरे में ही पड़ी रहती है, जिसके चलते कोई उसे खाने के लिए भी नहीं पूछता। इसी बीच तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और घर वालों को ये लगता है कि वो मर गई। मेरे पास इस फालतू औरत के लिए पैसे नहीं है जो मैं इसके अंतिम संस्कार पर खर्च करूं। एक काम करते हैं, रेलवे स्टेशन पर इसकी लाश फेंक कर आ जाते हैं, लोगों को लगेगा कि इसने आत्महत्या कर ली। कल्याणी और नितिन दोनों मिलकर सुप्रिया की लाश रेलवे स्टेशन पर फेंक आते हैं। रेलवे स्टेशन पर पटरी पर सुप्रिया को पड़े हुए एक बुजुर्ग आदमी देख लेता है, जिसके बाद वो सुप्रिया को वहां से उठाकर अपने घर ले आता है। हे भगवान, इस बेचारी के साथ पता नहीं किसने क्या किया है। इसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा। वो आदमी रेलवे स्टेशन के पास रहा करता था और वो एक आयुर्वेदिक दवाइयों का डॉक्टर था, जिसके चलते वो सुप्रिया का इलाज भी करता है और उसे कुछ ही दिनों में अच्छे से ठीक कर देता है। होश में आने के बाद सुप्रिया अपनी कहानी के बारे में उस आदमी को बताती है, जिसे सुनकर उस आदमी को बहुत दुख होता है और वो आदमी उसकी बहुत मदद करता है। इसी के चलते सुप्रिया उसी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम शुरू कर देती है। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय, चाय गरम चाय वाली। सुप्रिया रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर अपना गुजारा कर लेती है और अपनी सहेलियों के बारे में हर रात सोचते हुए सो जाती है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी सहेलियों से मिलूंगी। सुप्रिया ऐसा सोचकर सो जाती है। अगले दिन फिर से वो रेलवे स्टेशन पर जाकर चाय बेचने लगती है। कनिका और ऐश्वर्या भोपाल में सुप्रिया के ससुराल पहुंच जाती हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटी, मैंने तुम्हारी सहेली को बहुत समझाया कि ये घर उसका है, अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल ले, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। सुप्रिया ने मुझे धोखा दिया, जिसके बाद मैं बहुत टूट गया था। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके चलते मेरी माँ ने करुणा से मेरी शादी करवा दी। मुझे नहीं पता आखिर सुप्रिया कहाँ गई। नितिन और कल्याणी दोनों कनिका और ऐश्वर्या से झूठ बोल देते हैं, जिसके बाद कनिका और ऐश्वर्या अपनी सहेली के बारे में ऐसा सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं और वो अपने घर वापस लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि सुप्रिया ऐसा कभी करेगी। ना जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सुप्रिया ठीक नहीं है। कहीं उसका पति और उसकी सास झूठ तो नहीं बोल रहे। कनिका ऐश्वर्या दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी
कि तभी रेलवे स्टेशन पर उन दोनों को सुप्रिया चाय बेचते हुए नजर आती है। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय, चाय गरम चाय वाली, बाबूजी गर्मा गर्म चाय पियेंगे। सुप्रिया को देखते ही ऐश्वर्या और कनिका दोनों भागते हुए उसके पास जाते हैं और उसकी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। सुप्रिया कनिका और ऐश्वर्या को देखते ही रोने लगती है। कनिका, ऐश्वर्या, तुम दोनों यहाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और उन्होंने मुझे तुमसे मिलवा ही दिया। सुप्रिया ऐसा कहकर ऐश्वर्या और कनिका के गले लग जाती है। तुम तो कितनी अमीर घराने में शादी करके गई थी, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? और तुम यहाँ रेलवे स्टेशन पर चाय क्यों बेच रही हो? तुम्हारी शादी को पूरे 2 साल हो गए और इन 2 सालों में तुमने एक बार भी हमें फोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज तक नहीं किया। कहाँ से करती? उस कैद खाने से मेरा घर से बाहर एक कदम निकालना भी बहुत मुश्किल था। फोन की तो बहुत दूर की बात रही। अरे मेरी बेहोशी की हालत में उन्होंने मुझे मृत समझकर रेलवे पटरी पर छोड़ दिया मरने के लिए। सुप्रिया रोते हुए अपने साथ हुए सभी अत्याचारों के बारे में अपनी दोनों सहेलियों को बताती है, जिसे सुनकर ऐश्वर्या और कनिका दोनों हैरान रह जाती हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। अरे मेरी प्यारी सहेली, तुम्हारे ऊपर तो एकदम से दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें आज के बाद कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये हमारा वादा है। ऐश्वर्या और कनिका सबसे पहले सुप्रिया को पुलिस थाने लेकर जाती हैं, जहां सुप्रिया अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में रिपोर्ट लिखवाती है, जिसके चलते नितिन और कल्याणी को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या और कनिका दोनों मिलकर सुप्रिया के लिए रेलवे स्टेशन पर एक बहुत प्यारा कॉफी शॉप खुलवा देते हैं। तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आता। अरे पागल, तुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत भी नहीं है। अभी तो तेरे लिए एक और सरप्राइज है। मेरा देवर कुंवारा है और मैं उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। देखो, तुमसे अच्छी लड़की तो मुझे मिल ही नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे देवर से शादी कर लो, हम दोनों एक ही घर में रहेंगे, देवरानी जेठानी बनकर। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐश्वर्या और कनिका दोनों मिलकर सुप्रिया की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद सुप्रिया की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो अपनी तीनों सहेलियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब ऐसे मौसम में मैं चूड़ी कंगन बेचने कैसे जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बहू, आराम कर ले, जैसे ही बारिश रुक जाएगी वैसे ही तू चूड़ी कंगन लेकर निकल जाना। आराम करने से कोई फायदा नहीं है माँ जी। अगर मैं समय से चूड़ी कंगन बेचने नहीं निकलूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? जरा एक बार सोचो तो सही। तभी हल्की हल्की बारिश रुकने लगती है। अरे माँ जी, देखो तो सही, मेरे बोलते ही बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। अब मैं जल्दी से जाकर चूड़ी कंगन बेचने के लिए निकल जाती हूँ। चूड़ी ले लो, चूड़ी, चूड़ी कंगन वाली चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी। उसकी आवाज सुनकर गली के अंदर एक औरत उसे देखकर आवाज लगाती है। अरे ओ चूड़ी कंगन वाली, जरा यहाँ पर तो आना। शीतल के बुलाने पर संगीता उसके पास चली जाती है। हाँ बहन, बोलो, कैसी चूड़ियाँ दिखाऊं? रंग बिरंगी या एक रंग की, या फिर चूड़ियों के साथ कंगन भी दिखाऊं? एक काम करो, तुम मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ निकाल कर पहना दो। शीतल के कहने पर संगीता रंग बिरंगी चूड़ियों का सेट बनाती है और शीतल के हाथों में डाल देती है, जिसके बाद शीतल उसे उसकी कमाई के पैसे देती है। चलो बहन, मैं आगे जाती हूँ अपनी बाकी के चूड़ी और कंगन बेचने के लिए। संगीता ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाती है और कुछ कुछ दूरी पर कुछ औरतें उसे रोकती हैं और उससे चूड़ी कंगन खरीदती हैं। ऐसे ही चलते चलते वो पूरे गांव में घूम लेती है। आज के खाना बनाने लायक तो मैंने पैसे कमा लिए हैं, अब घर चलती हूँ। बादल भी आसमान को घेरे पड़े हैं, कभी बारिश हो सकती है। संगीता ऐसा सोचकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। आधे रास्ते चलते हुए उसे पेड़ के नीचे एक बहुत गरीब और काली सी लड़की रोते हुए दिखाई देती है। अरे ये क्या, यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो? एक बार इससे जाकर पूछती हूँ। संगीता लड़की के पास जाती है और उसी से पूछती है, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं, मेरी शादी होने वाली है और मेरे पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो मुझे हाथों में चूड़ी या कंगन पहना सके। बस इतनी सी बात, तुम रो रही हो? रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। संगीता अपनी टोकरी के अंदर से लाल रंग की चूड़ियां और कंगन निकालती है, जिसके बाद वो उन लाल चूड़ी और कंगन को पूर्वी के हाथ में पहनाती है। ये देखो, कितने प्यारे लग रहे हैं तुम्हारे हाथ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जाओ अब आराम से अपनी शादी करो और फिर दोबारा रोना मत, सब कुछ अच्छा ही होगा।
संगीता के ऐसे कहने पर पूर्वी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद संगीता अपनी टोकरी अपने सर पर रखती है और घर की तरफ लौटने लगती है। लेकिन तभी चलते चलते उसके पैरों में एक पत्थर लग जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिसके चलते उसकी टोकरी के सारे कंगन और चूड़ियां जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। हे भगवान, ये क्या, सारे कंगन सारी चूड़ियां टूट गईं, अब मैं क्या करूंगी। संगीता वहाँ टूटे हुए कंगन और चूड़ी को देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक देवी माँ प्रकट होती हैं, जिनके हाथों में वही चूड़ियां होती हैं जो संगीता ने पूर्वी को पहनाई थी। रोना बंद करो संगीता, रोने से कुछ नहीं होगा। हर समस्या का समाधान निकालने से निकलता है, रोने से नहीं। और तुम तो इतनी अच्छी हो कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। संगीता अपने सामने देवी माँ को देखकर हैरान रह जाती है और देवी माँ को देखते ही वो रोते हुए अपने सभी दुख उन्हें बताती है। अब बताओ देवी माँ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगी? उनका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है और मेरी बेटी 3 महीने से उसके स्कूल की फीस भी नहीं गई है। संगीता की बात सुनते ही देवी माँ अपना हाथ ऊपर करके उसे आशीर्वाद देती हैं। आज के बाद तुम्हें कभी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम जब भी किसी को चूड़ियां पहनाओगी उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। तुम लोगों की मदद करना, सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। इतना कहने के बाद देवी माँ के हाथों से रोशनी निकलती है और उसकी सभी चूड़ियों पर जाकर पड़ती है। संगीता की सारी चूड़ियां और कंगन जो कि टूट गए थे वो जादुई शक्तियों से जुड़ जाते हैं, जिसके बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। अरे वाह, ये सारी चूड़ियां तो वापस से जुड़ गईं। अब मुझे घर लौट जाना चाहिए, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। संगीता ऐसा सोचकर फौरन अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सभी के लिए खाना बनाती है और उन्हें खाना खिलाकर खुद भी खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन फिर से अपनी जादुई चूड़ियों को लेकर बेचने निकलती है। तभी बाजार में काली रंगत की लड़की उसके पास आती है, जिसके बाद संगीता उसे चूड़ी पहनाती है। चूड़ी पहनते ही उसका काला रंग गोरा हो जाता है और वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, ये चूड़ियां पहनते ही मेरा रंग सोने की तरह खिल उठा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, क्या मैं इतनी सुंदर भी हो सकती थी? माँ देखो जरा, मेरी तो काया ही पलट गई। हाँ, तुमने सही कहा, ये तो चमत्कार ही हो गया। कल्याणी खुशी खुशी संगीता को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की संगीता के पास आती है, जिसके चेहरे पर बहुत से दाग और धब्बे होते हैं। उसके पूरे चेहरे पर बहुत बड़े बड़े दाने भी निकले होते हैं। हे भगवान, तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत से दाने निकले, लेकिन चिंता मत करो, मेरी ये जादुई चूड़ी पहनकर तुम्हारी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। संगीता अपनी जादुई चूड़ियां उस लड़की को पहना देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उस लड़की का पूरा चेहरा ठीक हो जाता है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। क्या सच में ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। कितना इलाज करवाया, कितना कुछ किया, लेकिन मेरा चेहरा ठीक ही नहीं हो रहा था। तुम्हारी चूड़ियां पहनते ही मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया और मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए तुम्हारे पैसे। जादुई चूड़ियों का चमत्कार देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और संगीता से जादुई चूड़ियां पहनते हैं। संगीता अपनी टोकरी के अंदर से जितनी जादुई चूड़ियां निकालती वो वापस उतनी ही हो जाती। सुबह से चूड़ियां बेचते बेचते मुझे ये समय हो गया और ये टोकरी अभी तक भरी हुई है। इन जादुई चूड़ियों ने तो आज कमाल ही कर दिया। संगीता के 4 गुना कमाई होती है, जिसके बाद वो वापस घर आ जाती है। भरी हुई चूड़ी कंगन की टोकरी देखकर उसकी सास उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, आज एक भी चूड़ी नहीं बिकी? सारी की सारी चूड़ियां ऐसे ही टोकरी में भरी हुई हैं। अरे माँ जी, ये पूछो कि कितनी चूड़ियां बेच दी। आज तो हर दिन से 4 गुना पैसा कमाया है मैंने और काफी लोगों की मदद भी की। दरअसल ये कोई मामूली चूड़ियां नहीं बल्कि जादुई चूड़ियां हैं। जितनी चूड़ियां इनके अंदर से निकालूं उतनी ही इसके अंदर फिर से आ जाती हैं। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मामूली चूड़ियां नहीं, जादुई चूड़ियां कैसे हो सकती हैं? संगीता टोकरी के अंदर से कुछ चूड़ियां निकाल देती है, जिसके बाद उस टोकरी के अंदर वापस उतनी ही चूड़ियां आ जाती हैं। ये चमत्कार देखकर गायत्री हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार ही है। गायत्री और संगीता बहुत खुश होती हैं और जादुई चूड़ियां बेचकर संगीता अपनी बेटी राधिका को एक अच्छे स्कूल में डाल देती है और अपने लिए एक अच्छा खासा पक्का मकान खरीद लेती है, जिसमें वो आराम से रहने लगती है। कुछ ही समय में उसकी सारी की सारी परेशानियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों को चूड़ियां पहनाना कभी बंद नहीं करती, जिसके चलते वो अपने जीवन में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।